This is 10th July session of the Hindu newspaper analysis, in which we will discuss mainly three issues. The first issue is related to NPR, NRC, and Citizenship Amendment Act, and the second issue is related to FATF, Financial Action Task Force, and third issue is how is President rule imposed. So let's discuss all the issues in detail. In this lecture, we will discuss what is NPR, NRC, CAA, census, and other, and how all these are related to each other. Why news? The government has not decided whether to update the national population register during the upcoming census 2027. गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड नहीं किया है कि 2027 में जो सेंसस होने वाला है उस सेंसस का ड्यूरिंग नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा. द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द क्रिएशन ऑफ अ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये सिटीजन के रजिस्टर के लिए भी एक नेशनल लेवल पर रिकॉर्ड रखा जाता है. उसका क्रिएशन के लिए एनपीआर एक फर्स्ट स्टेप होता है. द एनपीआर वाज फर्स्ट क्रिएटेड इन 2010 एंड अपडेटेड इन 2015-16. पहली बार इंडिया के अंदर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर 2010 में क्रिएट किया गया था एंड 2015-16 में उसको अपडेट किया गया था. द एनपीआर हैज डिटेल ऑफ थाउजेंड हाउसहोल्ड वाइज डाटाबेस ऑफ 119 करोड़ यूजुअल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अंदर हाउस होल्ड वाइज डाटा अबाउट 190 करोड़ लोगों का ये डाटा से रिलेटेड डिटेल होता है. एनपीआर डाटा कैन बी शेयर्ड विद गवर्नमेंट एजेंसीज एंड स्टेट अनलाइक द सेंसस डाटा. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का जो डाटा होता है वो गवर्नमेंट एजेंसीज एंड स्टेट के साथ शेयर किया जा सकता है, बट सेंसस डाटा का जो भी रिकॉर्ड होता है उसको गवर्नमेंट एजेंसीज या स्टेट के बिटवीन शेयर नहीं किया जा सकता. What is the difference between NPR and NRC? NPR और NRC के बीच में क्या डिफरेंस है? NPR is a register of all usual resident of India, including citizens and non-citizens, while the NRC aims to identify and document Indian citizens. NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अंदर इंडिया के अंदर सिटीजन एंड नॉन सिटीजन्स पीपल जो रिसाइड कर रहे हैं उन सबका एक रिकॉर्ड होता है, जबकि NRC का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो डॉक्यूमेंट इंडियन सिटीजन को आइडेंटिफाई करता है. इट मीन्स इंडियन सिटीजन जो भी हैं एनआरसी उससे रिलेटेड प्रोविजन करता है. व्हाट इज नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स? एनआरसी क्या है? एनआरसी इज अ रिकॉर्ड कंटेनिंग द नेम ऑफ रियल इंडियन सिटीजन्स रिसाइडिंग इन द कंट्री. कंट्री के अंदर रियल इंडियन सिटीजन्स के नेम एनआरसी के अंदर रिकॉर्ड होते हैं. It is an effort made by the Indian government to identify and deport illegal immigrants as mandated by the Citizenship Act of 1955, Foreigners Act of 1946, and Passport Act 1920. एनआरसी इंडियन गवर्नमेंट का एक एफर्ट है जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उनको डिपोर्ट करने से रिलेटेड प्रोविजन करता है. The only time a nationwide NRC was created was in 1951 after the census of 1951. अभी तक इंडिया के अंदर 1951 सेंसस के बाद 1951 में नेशन वाइड एनआरसी किया गया है. इट मीन्स ओनली वन टाइम अभी तक एनआरसी इंडिया के अंदर क्रिएट किया गया है. एट प्रेजेंट ओनली आसाम हैज सच अ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स मैंडेटेड एंड मॉनिटर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2014. इंडिया के अंदर ओनली आसाम एक ऐसा स्टेट है जहां पर प्रेजेंट में एनआरसी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में 2014 में मैंडेट किया गया था. द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनआरसी इज द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस कमिश्नर. एनआरसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए नोडल एजेंसी रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर है. Since the NRC was implemented in Assam, there has been a growing demand for its nationwide implementation. आसाम के अंदर एनआरसी इम्प्लीमेंट किया जा चुका है. प्रेजेंट में इसको नेशन वाइड इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिमांड ग्रो हो रही है. हाउ एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन. नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन के एस्टेब्लिशमेंट के लिए एनपीआर एक फर्स्ट स्टेप के तौर पर कैसे वर्क करता है? द एनपीआर सर्व एज द इनिशियल स्टेप इन अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ एनआरसी बाय डिफरेंशिएटिंग सिटीजन्स फ्रॉम नॉन सिटीजन्स थ्रू अ मल्टी फेज प्रोसेस दैट कलेक्ट डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक डाटा ऑन ऑल यूजुअल रेसिडेंट. एनआरसी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए एनपीआर एक इनिशियल स्टेप के तौर पर वर्क करता है, बिकॉज एनपीआर के अंडर इंडियन सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स के बीच में डिफरेंशिएशन इजी हो जाता है. और ये एक मल्टी फेज प्रोसेस होता है जिसमें डेमोग्राफिक
का बायोमेट्रिक डाटा कलेक्ट किया जाता है। द एनआरसी एम्स प्राइमरली टू एनहांस नेशनल सिक्योरिटी बाय मेंटेनिंग अ वेरीफाइड सिटीजन रजिस्ट्री। एनआरसी का जो मेन एम होता है वो नेशनल सिक्योरिटी को एनहांस करना, स्पेशली वेरीफाइड सिटीजन रजिस्ट्री को मेंटेन करने के साथ साथ यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी को एनहांस किया जाता है। इट ऑल्सो ऑफर्स additional benefits such as streamlining identity verification, reducing identity fraud and duplication, and enabling targeted welfare programs that ensure benefit reach only eligible recipient. एनआरसी लागू करने से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को स्ट्रीमलाइन किया सकता है, आइडेंटिटी फ्रॉड एंड डुप्लीकेशन को रिड्यूस किया सकता है, एंड टारगेटेड वेलफेयर प्रोग्राम को एनेबल किया जा सकता है। व्हाट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए 2019? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है? Citizenship Amendment Law provision fast track citizenship to undocumented immigrants from 6 non-Muslim communities: Hindu, Sikh, Buddhist, Parsi, Christian, and Jain from the neighboring countries of Pakistan, Afghanistan, and Bangladesh. Citizenship Amendment Law एक इंडिया के अंदर स्पेशली 6 कंट्रीज से पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश से बिलोंग करने वाले इंडिया के अंदर 6 नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज के लिए सिटीजनशिप गिवन करने से रिलेटेड इसके अंदर प्रोविजन किए गए हैं। स्पेशली हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी एंड क्रिश्चियन एंड जैन, इन कम्युनिटी के कुछ पीपल जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से इंडिया में अनडॉक्यूमेंटेड तरीके से माइग्रेट कर चुके हैं, उनको सिटीजनशिप गिवन करने से रिलेटेड ये एक्ट है। CAA Act was passed in 2019. It could not be implemented since the rules were not framed. 2019 में CAA एक्ट पास किया जा चुका था, बट अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। In 2019, the Parliament passed an amendment to the Citizenship Act 1955 to define illegal immigrants. 2019 में पार्लियामेंट के द्वारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर भी कुछ अमेंडमेंट किए गए थे और इसके अंदर इलीगल माइग्रेंट्स को डिफाइन किया गया था। Accordingly, persons belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian communities from Bangladesh, Pakistan and Afghanistan who entered India on or before December 31, 2014 were not be treated as illegal migrants and would be eligible for citizenship under the 1955 Act. सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर जो 2019 में अमेंडमेंट किए गए थे उसमें इलीगल माइग्रेंट्स को डिफाइन किया गया है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 3 कंट्रीज बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान से इंडिया के अंदर आने वाले हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग जो 31 दिसंबर 2014 के बिफोर इंडिया में एंटर किए थे वो लीगल माइग्रेंट है। इसके बाद आने वाले जो पर्सन है उन्हें इलीगल माइग्रेंट के तौर पर डिक्लेयर किया गया। इट मींस सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग इलीगल माइग्रेंट वो होंगे जिन्होंने इंडिया के अंदर दिसंबर 31, 2014 के बाद एंट्री किया है इन तीनों कंट्रीज से आने वाले पीपल। This amendment relaxed the eligibility criteria for certain classes of migrants from 3 neighboring Muslim majority countries on religious lines. Certain tribal areas in Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura, as included in the 6th schedule of the constitution, and areas covered under the inner line notified under the Bengal Eastern Frontier Regulation of 1873 were exempted from the legislation's ambit. Citizenship Amendment Act या CAA के जो ये एक्ट है, इस एक्ट के अंडर कुछ स्पेशल एरियाज थे इंडिया के अंदर जिन्हें एग्जम्प्ट किया गया है, सच एज ट्राइबल एरियाज इन आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, एंड कुछ 6th शेड्यूल के अंदर जो एरियाज स्पेशली रखे गए हैं, स्टेट रखे गए हैं, उन एरियाज के अंदर इस तरह के पीपल को रिसाइड नहीं करा जाएगा। द आसाम एनआरसी एक्सरसाइज एंड प्राइवेसी कंसर्न, आसाम के अंदर जो एनआरसी एक्सरसाइज इम्प्लीमेंट किया गया उससे रिलेटेड क्या क्या कंसर्न है। Assam is the only state where the National Register of Citizens has been updated. 2019 में आसाम के अंदर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स इम्प्लीमेंट किया गया है। यही इंडिया के अंदर एक ऐसा स्टेट है जहां पर एनआरसी इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। NRC aims to identify illegal immigrants, particularly from Bangladesh. The process raised concern over its accuracy and fairness due to stringent documentation requirement that left many rural and less educated residents unable to meet the criteria. एनआरसी का जो मेन एम है वो आसाम के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करना, पर्टिकुलरली बांग्लादेश से आने वाले जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट करने हैं।
इस प्रोसेस के बिफोर कुछ कंसर्न रेज हो रहे हैं बिकॉज इसकी एक्यूरेसी एंड फेयरनेस से रिलेटेड यहाँ पर कुछ कंसर्न है, बिकॉज इसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर है वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट डॉक्यूमेंटेशन है, और इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन की वजह से बहुत सारे रूरल एंड लेस एजुकेटेड पीपल ऐसे हैं जो इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, एट मीन्स वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। Unlike the proposed national NRIC, Assam's NRC was guided by Assam Accord which impose unique conditions. नेशनल एनआरसी जो प्रपोज किया गया है उससे आसाम एनआरसी थोड़ा डिफिकल्ट डिफरेंट है, बिकॉज ये आसाम अकॉर्ड के अकॉर्डिंग गाइड किया गया है और कुछ यूनिक कंडीशन के बेस पर एनआरसी आसाम के अंदर इंप्लीमेंट किया गया। However, Assam's experience highlight the significant humanitarian and administrative challenge that could arise from implementing a nationwide NRIC. आसाम के अंदर जो एनआरसी एक्सपीरियंस किया गया उसके अंडर कुछ सिग्निफिकेंट ह्यूमैनिटेरियन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज हमने देखे जो कि कंट्री लेवल पर या नेशन वाइड एनआरसी को इम्प्लीमेंट करने के बिफोर भी राइज हो सकते हैं। कंसर्न अबाउट डाटा प्राइवेसी एंड द पोटेंशियल मिसयूज ऑफ डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन परसिस्ट डिस्पाइट द सुप्रीम कोर्ट्स गाइडलाइंस इन द आधार केस। कुछ डाटा प्राइवेसी एंड मिसयूज डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के मिसयूज से रिलेटेड कुछ कंसर्न है। द नीड फॉर रोबस्ट डाटा प्रोटेक्शन रिमेन्स क्रिटिकल। एक्सक्लूजन ऑफ ईयर्स पर्टिकुलरली फॉर कम्युनिटीज विद लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन मस्ट आल्सो बी एड्रेस। जिन पीपल के पास लिमिटेड डॉक्यूमेंट हैं, इस तरह के लोगों के अंदर एक्सक्लूजन ऑफ ईयर्स हैं और इस तरह के फियर को एड्रेस किया जाना चाहिए। व्हाई देयर इज नीड फॉर एनआरसी एक्सरसाइज इफ आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट। एक ये आर्गुमेंट किया जाता है कि जब पहले से ही पीपल का आधार अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास, तब एनआरसी की क्या रिक्वायरमेंट है। आखिर यहाँ पर एनआरसी और आधार का क्या ऑब्जेक्टिव है। आधार एंड द एनआरसी सर्व डिस्टिंक्ट पर्पज। आधार और एनआरसी दोनों अलग अलग पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। आधार इज 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इशूड बाय द यूआईडीएआई टू रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिगार्डलेस ऑफ सिटीजनशिप। आधार जो होता है और रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए है, ये सिटीजनशिप को शो नहीं करता है। आधार एक 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है। ये सिर्फ इंडिया के रेसिडेंट यानी कोई भी जो सिटीजन है, नॉन सिटीजन भी आधार कार्ड बनवा सकता है, बट सिटीजनशिप से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन सिटीजनशिप की एक ये गारंटी नहीं है। It primarily serves as a biometric-based identity verification tool, linking resident to services such as banking, subsidies and digital identity. आधार एक बायोमेट्रिक बेस्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टूल प्रोवाइड करता है जो कि बैंकिंग, सब्सिडीज एंड डिजिटल आइडेंटिटी से रिलेटेड सर्विसेज रेसिडेंट को प्रोवाइड कराता है। द एनआरसी एम्स टू एस्टेब्लिश अ कम्प्रिहेंसिव सिटीजन रजिस्ट्री। एनआरसी जो होता है ये सिटीजन की एक कम्प्रिहेंसिव रजिस्ट्री होती है। While Aadhaar is focused on identity verification and can be held by any resident, the NRIC is a citizenship verification scheme mandating proof of citizenship. आधार जो होता है वो एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है जो कि किसी भी रेसिडेंट के पास हो सकता है, जबकि एनआरसी जो होता है वो सिटीजनशिप के वेरिफिकेशन सिस्टम में वर्क करता है जो कि एक सिटीजनशिप प्रूफ का एक वेरिफिकेशन होता है। Aadhaar is broadly inclusive for all residents, whereas the NRC serve as a definitive record for citizens. They play a complementary but a distinct role in India's governance and security infrastructure. आधार और एनआरसी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करते हैं, बट इनका जो रोल है एक तरीके से वो डिस्टिंक्ट भी है और इंडिया के गवर्नेंस में सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर वर्क करते हैं। What is Financial Action Task Force (FATF)? What are blacklist and grey list under FATF? Why news? The joint FATF Moneyball plenary in June 2025 held at Council of Europe focused on strengthening global effort to combat money laundering, terrorist financing and proliferation financing. अभी FATF का यूरोप के अंदर एक मीटिंग हुआ है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग से कॉम्बैट करने के लिए ग्लोबल एफर्ट्स को स्ट्रेंथन करने का टारगेट रखा गया। अबाउट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF is an intergovernmental policy making and standard setting body aims to combating money laundering and terrorist financing. FATF एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग एंड स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है जिसका मेन एम मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग से कॉम्बैट करना है।
What are various objectives of FATF? To establish international standard. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को establish करना इसका ऑब्जेक्टिव है. To develop and promote policies at national and international level. नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिसीज को प्रमोट करना, डेवलप करना. टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म. मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म के लिए जो फाइनेंसिंग किया जाता है उसे कॉम्बैट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है. What is the origin of FATF? It was established in 1989 during the G7 summit in Paris due to a growing concern about money laundering. 1989 में G7 समिट के ड्यूरिंग FATF एस्टेब्लिश किया गया बिकॉज उस टाइम पर मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कुछ कंसर्न ग्रो हो रहे थे. इन 2001 इट एक्सपेंडेड टू इंक्लूड टेररिज्म फाइनेंसिंग. 2001 में इसके अंडर टेररिज्म फाइनेंसिंग को भी इंक्लूड कर दिया गया. इट मीन्स ओरिजिनली FATF जो एस्टेब्लिश किया गया था, टेररिज्म फाइनेंसिंग इसका पार्ट नहीं था, ओनली मनी लॉन्ड्रिंग इसका पार्ट हुआ करता था. बट 2001 के अंदर टेररिज्म फाइनेंसिंग भी इसमें ऐड कर दिया गया. हेडक्वार्टर इसका फ्रांस के पेरिस में है. Who are the member countries of FATF? FATF member include 39 countries including India, China, United States, Saudi Arabia, Britain, Germany, France and European Union as well. FATF के अंदर प्रेजेंट में 39 कंट्रीज हैं जिसके अंदर इंडिया भी इंक्लूड है. चाइना, यूएस, सऊदी अरेबिया, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस एंड यूरोपियन यूनियन इसके मेंबर कंट्रीज हैं. More than 180 countries worldwide are affiliated with the FATF through a network of FATF style regional bodies. FATF के अंदर कुछ एफिलिएटेड कंट्रीज सच एज 180 कंट्रीज लगभग इससे वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड है, स्पेशली FATF स्टाइल रीजनल बॉडीज के थ्रू. इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ FATF इन 2010. FATF का मेंबर इंडिया 2010 में बना. इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ 2 FATF स्टाइल रीजनल बॉडीज. FATF के अंदर 2 रीजनल बॉडीज हैं, उनका भी इंडिया मेंबर है. अब 2 रीजनल बॉडीज कौन कौन सी हैं? नंबर 1 एशिया पैसिफिक ग्रुप एंड यूरेशियन ग्रुप ऑफ कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म. ये इसके 2 रीजनल ग्रुप है. और टू बिकम अ मेंबर, FATF का मेंबर बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं? अ कंट्री मस्ट बी कंसिडरेबली स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज GDP, डेवलप्ड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर. FATF का मेंबर बनने के लिए कंट्री को स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्री होना होगा, सच एज उसका लार्ज पॉपुलेशन होना चाहिए, लार्ज GDP होना चाहिए, डेवलप्ड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर उसका होना चाहिए. नेक्स्ट, मस्ट एडहेयर टू ग्लोबली एक्सेप्टेड एंड फाइनेंशियल स्टैंडर्ड. ग्लोबली फाइनेंशियल स्टैंडर्ड को एक्सेप्ट उसे करना होगा. बी अ पार्टिसिपेंट ऑफ अदर इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का वो पार्टिसिपेंट होना चाहिए. फंक्शंस ऑफ FATF. FATF के अंडर क्या क्या फंक्शंस होते हैं? द FATF रिसर्च हाउ मनी इज लॉन्डर्ड एंड टेररिज्म फंडेड. मनी का किस तरह से लॉन्ड्रिंग किया जाता है, टेररिज्म को किस तरह से फंडिंग किया जाता है, इससे रिलेटेड रिसर्च FATF करता है. प्रमोट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड टू मिटिगेट द रिस्क एंड असेसमेंट वेदर कंट्रीज आर टेकिंग इफेक्टिव एक्शन. कंट्रीज मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए, टेररिस्ट फंडिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स टेकिंग कर रहे हैं, इससे रिलेटेड असेसमेंट FATF करता है. रेगुलरली पब्लिश रिपोर्ट दैट रेज अवेयरनेस अबाउट द लेटेस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग. मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग से रिलेटेड रिपोर्ट पब्लिश करना है, पीपल के अंदर अवेयरनेस रेज करना है, इसका मेन वर्क है. प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग टेक्निक सो दैट कंट्रीज एंड द प्राइवेट सेक्टर कैन टेक द नेसेसरी स्टेप टू मिटिगेट द रिस्क. मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फंडिंग से रिलेटेड रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कुछ नेसेसरी स्टेप्स गिवन करता है. नंबर 5, FATF recommendations are recognized as a global anti-money laundering and counter-terrorism financing standard. FATF के जो भी रिकमेंडेशंस होते हैं उन्हें ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तौर पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग स्टैंडर्ड के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाता है वर्ल्ड के ज्यादातर कंट्रीज के द्वारा. The FATF hold countries to account that do not comply with the FATF standard. कोई कंट्री अगर FATF स्टैंडर्ड को कंप्लाई नहीं करता है, FATF उन कंट्रीज को अकाउंटेबल होल्ड करता है. If a country repeatedly fail to implement FATF standard, then it comes under increased monitoring or a high risk jurisdiction referred to as the grey and blacklist. अगर कोई कंट्री FATF के स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट नहीं करता है और रिपीटेडली फेल होता है, उस कंट्री को हाई रिस्क ज्यूरिसडिक्शन के अंडर या मॉनिटरिंग कैटेगरी में रखा जाता है. हाई रिस्क ज्यूरिसडिक्शन मींस ग्रे एंड ब्लैक लिस्ट में उसको रख दिया जाता है. व्हाट आर FATF ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट? FATF के अंदर ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट क्या होता है? ब्लैक लिस्ट
कंट्रीज नोन एज नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज आर पुट ऑन द ब्लैक लिस्ट। कुछ कंट्रीज ऐसे होती हैं जो FATF के साथ नॉन कोऑपरेटिव होती हैं, और कुछ टेरिटरीज भी हो सकती हैं इसके अंडर। इस तरह की कंट्रीज को ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। दिस कंट्रीज सपोर्ट टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। ये वो कंट्री होती हैं जो टेरर फंडिंग को सपोर्ट करती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। FATF रिवाइज द ब्लैक लिस्ट रेगुलरली, एडिंग और डिलीटिंग एंट्रीज। FATF रेगुलरली ब्लैक लिस्ट को रेगुलरली रिवाइज करता है। इसमें कुछ कंट्रीज को ऐड किया जाता है, कुछ कंट्रीज को डिलीट किया जाता है। ग्रे लिस्ट, कंट्रीज दैट आर कंसिडर्ड सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फंडिंग आर पुट ऑन द FATF ग्रे लिस्ट। कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फंडिंग को सपोर्ट करने के लिए एक सेफ हेवन प्रोवाइड करती हैं। FATF के अंदर उन कंट्रीज को ग्रे लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है। इट मीन्स जो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज हैं उनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है, और जो कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फंडिंग को सेफ हेवन प्रोवाइड कर रही है उन्हें ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। दिस इंक्लूजन सर्व एज अ वार्निंग टू द कंट्री दैट इट में एंटर द ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट जो है वो हायर लेवल का एक रेस्ट्रिक्शन होता है, जबकि ग्रे लिस्ट लेस लेवल का रेस्ट्रिक्शन होता है। कोई भी कंट्री जो ग्रे लिस्ट के अंदर है, ये एक वार्निंग होता है कि उस कंट्री को ब्लैक लिस्टिंग भी किया जा सकता है। 3 कंट्रीज ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड म्यांमार आर करंटली ऑन FATF ब्लैक लिस्ट। करंट में 3 कंट्रीज हैं जो ब्लैक लिस्ट के अंदर हैं, ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड म्यांमार। कंसिक्वेंसेस ऑफ बीइंग ऑन द FATF ब्लैक लिस्ट, अगर कोई कंट्री FATF के ब्लैक लिस्ट में आ जाता है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। नंबर 1, नो फाइनेंशियल एड इज गिवन टू देम बाय द वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB एंड यूरोपियन यूनियन। कोई कंट्री अगर ब्लैक लिस्टिंग हो चुका है तो उसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड यूरोपियन यूनियन के द्वारा कोई भी फाइनेंशियल एड प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। नंबर 2, दे ऑल्सो फेस अ नंबर ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस एंड सैंक्शंस। इन कंट्रीज के ऊपर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस एंड सैंक्शंस इंटरनेशनल लेवल पर इम्पोज कर दिए जाते हैं। In this session, we will discuss about the difference between president rule and national emergency. What are various types of emergency? We will also discuss about proclamation and revocation of national emergency and president rule. Article is important for GS paper 2. Why news? A delegation of 10 MLAs from the Manipur Assembly made the governor of the state and pressed for the formation of a viable government in Manipur. मणिपुर के अंदर 10 MLAs के एक डेलीगेशन है मणिपुर के गवर्नर के साथ मीटिंग किया है और मणिपुर के अंदर एक वियाबल गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए प्रेस्ड किया है। मणिपुर हैज बीन अंडर प्रेसिडेंट रूल सिंस February 2025। फरवरी मंथ से अभी तक कंटिन्यू मणिपुर प्रेसिडेंट रूल के अंदर वर्क कर रहा है। वाई प्रेसिडेंट रूल हैज बीन इम्पोज, मणिपुर प्रेसिडेंट रूल क्यों इम्पोज किया गया? वायलेंस बिटवीन द मैथे एंड कुकीजो कम्युनिटी, बिकॉज मणिपुर के अंदर क्योंकि जो कम्युनिटी एंड मैथे कम्युनिटी के बीच में वायलेंस चल रहे थे काफी लॉन्ग टाइम से। कुछ ऐसा पॉलिटिकल सिचुएशन आया कि जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना पड़ा। ऑनगोइंग सिंस May 2023 हैज क्लेम्ड अबाउट 250 लाइव्स एंड डिस्प्लेस्ड ओवर 60,000 पीपल। इन वायलेंस में, ये जो वायलेंस है वो May 2023 से ऑनगोइंग थे और इन वायलेंस की वजह से 250 पीपल अपना लाइफ लॉस्ट कर चुके हैं और 60,000 से ज्यादा पीपल यहाँ पर डिस्प्लेस हो चुके हैं। Number of conflict originated from the Meitei demand for ST status, because Meitei community के लोग ST status डिमांड कर रहे थे। कुकी लोगों को ये लाइक नहीं था, उन्होंने इसका अपोज किया। कुकी लोगों को लगा कि उनका जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो लॉस हो सकता है, इस वजह से ये वायलेंस यहाँ पर इरुप्ट हुए। Number 3, a political crisis erupted in the state after Mr. Singh's resigned on February 9. The state BJP leadership struggled to reach a consensus on his successor because फरवरी मंथ में मणिपुर के चीफ मिनिस्टर जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया और उसके बाद उनका सक्सेसर से रिलेटेड कॉन्सेंसस नहीं हो पाया, इस वजह से प्रेसिडेंट रूल वहां पर इम्पोज करना पड़ा। व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी? इमरजेंसी से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है? टेकन फ्रॉम द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, इमरजेंसी प्रोविजन जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से टेकन किए गए हैं। आउटलाइंड इन पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्ट इंडिया सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड सिक्योरिटी। इमरजेंसी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 के अंदर प्रोविजन किए गए हैं जो कि इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करते हैं।
They empower the central government to address extraordinary crises by temporarily assuming control to ensure stability and safeguard the democratic framework. इमरजेंसी के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिल जाती है सो दैट डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को स्टेबिलिटी इंश्योर किया जा सके, उसका सेफगार्ड किया जा सके। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसी: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंदर प्रोविजन की गई है। स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 के अंदर प्रोविजन किया गया है एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अंदर प्रोविजन की गई है। In Manipur, the president has proclaimed a state emergency, popularly known as president rule or constitutional emergency. मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट ने स्टेट इमरजेंसी यहाँ पर प्रोक्लेम की गई। स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के नाम से भी जाना जाता है और 356 आर्टिकल के अंडर प्रेसिडेंट अपनी पावर को एक्सरसाइज करता है स्टेट के अंदर। दिस फुलफिल द यूनियंस ऑब्लिगेशन अंडर आर्टिकल 355 टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 355 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि किसी स्टेट के अंदर अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस या एक्सटर्नल एग्रेशन से रिलेटेड कोई अगर सिचुएशन पैदा होती है तो उस कंडीशन में यूनियन गवर्नमेंट का ऑब्लिगेशन होता है कि वो स्टेट को इन सब सिचुएशन से प्रोटेक्ट करे। व्हेन स्टेट्स constitutional machinery fail due to non performance or malperformance, article 356 1 empower the president to issue a proclamation। अगर किसी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाता है उस स्टेट के अंदर गवर्नमेंट के नॉन परफॉर्मेंस या मेल परफॉर्मेंस की वजह से, देन आर्टिकल 356 1 के अंडर प्रोविजन किया गया है कि प्रेसिडेंट उसके स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकता है। This effectively transfer all executive functions of the state to the center and legislative functions to the parliament while leaving the high court power unaffected। प्रेसिडेंट रूल के अंडर उस स्टेट के जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो सेंटर के पास आ जाती हैं और जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर होती हैं वो पार्लियामेंट के बिफोर आ जाती हैं, बट हाई कोर्ट की जो पावर होती है वो अनअफेक्टेड रहती हैं। Additionally, Article 365 provide that if a state fail to comply with any union direction under constitutional provisions, the president may declare a constitutional emergency। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 365 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि अगर कोई स्टेट यूनियन डायरेक्शन का कंप्लाई करने में फेल होता है देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से प्रेसिडेंट उस स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर सकता है। इट मीन्स आर्टिकल 365 के अंडर प्रेसिडेंट को ये पावर है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है अगर नहीं मानता है स्टेट गवर्नमेंट तो वहां पर इस बेस पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। प्रोक्लेमेशन मस्ट बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो भी प्रोक्लेमेशन होता है प्रेसिडेंट के द्वारा स्टेट के इमरजेंसी से रिलेटेड, इस प्रोक्लेमेशन को पार्लियामेंट और बोथ हाउस के बिफोर रखना होता है। एज पर आर्टिकल 356 द प्रोक्लेमेशन मस्ट बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड अनलेस अप्रूव्ड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेस इट सीजेस आफ्टर 2 मंथ। पार्लियामेंट का बोथ हाउस के द्वारा सिंपल मेजॉरिटी से इसे पास कराना होता है। अगर ये पास नहीं होता है तो इस प्रेसिडेंट रूल को या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को 2 मंथ के अंदर सीज होना होगा। इट मीन्स 2 मंथ के बाद इसको रिवोक करना होगा। Effective for 6 months. Once approved, it remain effective for 6 months from the proclamation date. With further 6 month extension require additional parliamentary approval। एक बार पार्लियामेंट के बोथ हाउस के द्वारा अगर प्रेसिडेंट के प्रोक्लेमेशन से रिलेटेड अप्रूवल पास हो जाता है तो कंटिन्यूस 6 मंथ के लिए ये प्रोक्लेमेशन इफेक्टिव रहता है। नेक्स्ट 6 मंथ के एक्सटेंशन के लिए एडिशनल पार्लियामेंट्री अप्रूवल की नीड होती है। रिन्यूएबल बियॉन्ड 1 ईयर इज अलाउड ओनली इन 2 कंडीशंस। अगर 1 साल के बाद इसको रिन्यू करना है तो उसके लिए 2 कंडीशंस होती हैं। नंबर 1, इन इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड इन द कंट्री और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। अगर कंट्री के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है या किसी स्टेट के किसी पार्ट में इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है उस केस में 1 साल के बाद भी इसको बढ़ाया जा सकता है। इफ द इलेक्शन कमीशन सर्टिफाइज दैट प्रेसिडेंट रूल इज नेसेसरी ड्यू टू डिफिकल्टीज इन कंडक्टिंग स्टेट इलेक्शन। अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि स्टेट के अंदर इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराने से रिलेटेड कोई डिफिकल्टीज है उस केस में भी 1 ईयर से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड किया जा सकता है। हाउएवर इन नो केस के अंदर प्रोक्लेमेशन रिमेन इफेक्टिव फॉर मोर देन 3 ईयर। लेकिन यहाँ पर एक मैक्सिमम लिमिट दी हुई है कि 3 ईयर से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए कभी भी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज नहीं किया जा सकता।
हाउ इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिफरेंट फ्रॉम अ नेशनल इमरजेंसी? आर्टिकल 352 govern the proclamation of a national emergency which has been invoked thrice. अभी तक इंडिया के अंदर नेशनल इमरजेंसी 3 बार इन्वोक की जा चुकी है। नंबर 1 ड्यूरिंग द 1962 इंडिया चाइना वॉर, 1962 में इंडिया चाइना वॉर के ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया। नंबर 2 1971 आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हुआ पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ भी 1971 में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस टाइम पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया। नंबर 3 इन 1975 ऑन ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पर 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा नेशनल इमरजेंसी इम्पोज किया गया। In 1975, then Prime Minister Indira Gandhi declared the emergency after the Allahabad High Court found her guilty of electoral malpractices and debarred her from holding any elected post. Grounds for national emergency. Unlike a state emergency, national emergency is proclaimed if any part of territory is threatened by war, external aggression, or armed rebellion. स्टेट इमरजेंसी से डिफरेंट नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, सच एज इफ इंडिया का कोई पार्ट या पूरे कंट्री के अंदर वॉर से रिलेटेड थ्रेट है, एक्सटर्नल एग्रेशन अगर होता है, आर्म्ड रिबेलियन होता है, इस कंडीशन में नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेम किया सकता है। मेनली यहाँ पर थ्री बेसिस है, थ्रेटन्ड बाय वॉर, इंटरनल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। सेफ गार्ड और प्रिवेंट मिसयूज, इसके मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए कुछ सेफ गार्ड है। द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस मल्टीपल सेफ गार्ड टू प्रिवेंट मिसयूज। नेशनल इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल के मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 में कुछ मल्टीपल सेफ गार्ड इंट्रोड्यूस किए गए। इट रिप्लेस इंटरनल डिस्टर्बेंसेस विद आर्म्ड रिबेलियन, mandated a written recommendation from the cabinet rather than just the PM, and shortened the parliamentary approval window from 2 months to 1 month. 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के अंदर कुछ सेफ गार्ड इंट्रोड्यूस किए गए, जिसमें सबसे पहला जो सेफ गार्ड था, इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह अब यहाँ पर आर्म्ड रिबेलियन को इंक्लूड किया गया। इट मीन्स इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस पर नेशनल इमरजेंसी इम्पोज नहीं की जा सकती। अभी जो हमने ऊपर देखा एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन, ये हो सकते हैं, लेकिन इसमें पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस भी इंक्लूड था। बट अब इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस पर नेशनल इमरजेंसी इम्पोज नहीं किया जा सकता, जैसे कि इंदिरा गांधी ने किया था। एंड नेक्स्ट जो इसके अंदर सेफ गार्ड प्रोवाइड किया गया वो रिटर्न रिकमेंडेशन फ्रॉम कैबिनेट। पहले क्या होता था कि पीएम अपने बेस पर चाहे तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता था, लेकिन अब कैबिनेट से रिटर्न रिकमेंडेशन पहले टेकिंग करना होगा। नेक्स्ट पार्लियामेंट्री अप्रूवल विंडो, जो कि पहले 2 मंथ हुआ करता था, वो अब 1 मंथ कर दिया। इट मीन्स पार्लियामेंट का अप्रूवल टेकिंग करना होगा 1 मंथ के अंदर, पार्लियामेंट का अप्रूवल इसमें होना चाहिए। It also clarified that Article 20 and 21 cannot be suspended and that the President must revoke the proclamation of if the Lok Sabha pass a resolution disapproving it. 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर ये भी क्लैरिफाइड किया गया है कि आर्टिकल 20 एंड 21 इमरजेंसी के केस में सस्पेंड नहीं किए जाएंगे, और अगर लोकसभा इमरजेंसी का डिसअप्रूविंग से रिलेटेड कोई रेजोल्यूशन पास करती है, प्रेसिडेंट को प्रोक्लेमेशन को रिवोक करना होगा। दिस अमेंडमेंट रिस्टोर्ड जुडिशियल रिव्यू ऑफ द प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन इन प्रोक्लेमिंग एन इमरजेंसी, अ सेफगार्ड रिमूव्ड बाय द 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975। इनिशियली इमरजेंसी का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता था, बट 38th कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी अमेंडमेंट 1975 के अंडर जुडिशियल रिव्यू के प्रोविजन को यहाँ पर रिमूव कर दिया गया था। बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर ये प्रोविजन कर दिया गया कि इमरजेंसी का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, नो टाइम लिमिट। अनलाइक अ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी व्हिच कैन लास्ट अप टू 3 years, अ नेशनल इमरजेंसी हैज नो टाइम लिमिट। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड था वो 3 year है, जबकि नेशनल इमरजेंसी का कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। Needs a special majority. Additionally, while the president rule require a simple majority for parliamentary approval, a national emergency needs a special majority. प्रेसिडेंट रूल के अप्रूवल के लिए पार्लियामेंट के अंदर सिंपल मेजोरिटी से प्रोक्लेमेशन को पास कराना होता है, जबकि नेशनल इमरजेंसी के केस में स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। इन अ नेशनल इमरजेंसी द स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर कंटिन्यू टू फंक्शन
whereas under president rule the state executive is dismissed and the legislature is suspended or dissolved. नेशनल इमरजेंसी के केस में स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर कंटिन्यू फंक्शन करते रहते हैं, जबकि प्रेसिडेंट रूल के केस में स्टेट एग्जीक्यूटिव डिसमिस हो जाती है एंड जो लेजिस्लेचर होती है वो सस्पेंडेड हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है. हाउएवर द मणिपुर असेंबली व्हिच हैज अ टेन्योर टिल 2027 हैज नॉट बीन डिजॉल्व्ड. इसको डिजॉल्व नहीं किया गया है, बट इट इज प्लेस्ड अंडर सस्पेंडेड एनिमेशन. इसको सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा गया है बिकॉज मणिपुर असेंबली का जो टेन्योर है वो 2027 तक के लिए. सस्पेंस में क्या होता है कि इसको कुछ टाइम पीरियड के लिए होल्ड कर दिया जाता है, जब डिजॉल्व में फुल्ली तरीके से इसको खत्म कर दिया जाता है. इट मीन्स हमने देखा कि यहाँ पर स्टेट एग्जीक्यूटिव को डिसमिस कर दिया जाता है और लेजिस्लेचर सस्पेंड भी हो सकते हैं, डिजॉल्व भी हो सकते हैं. दिस मीन्स दैट द असेंबली इज टेम्परेली पॉज्ड अलाउइंग इट्स रिवाइवल इफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज रिस्टोर्ड. प्रेसिडेंट रूल में असेंबली को टेम्परेली पॉज कर दिया जाता है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रीस्टोर होने के बाद उसको रिवाइवल किया जा सकता है. डज प्रेसिडेंट रूल अफेक्ट फंडामेंटल राइट्स. क्या प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने के बाद फंडामेंटल राइट पर कोई फर्क पड़ता है? प्रेसिडेंट रूल डज नॉट अफेक्ट सिटीजन्स फंडामेंटल राइट अनलाइक अ नेशनल इमरजेंसी वेयर अंडर आर्टिकल 358 फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19 बिकम इनऑपरेटिव एंड द प्रेसिडेंट मे सस्पेंड अदर फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21. प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होने पर किसी भी टाइप का फंडामेंटल राइट अफेक्ट नहीं होता है, जबकि नेशनल इमरजेंसी के केस में अंडर आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 के अंडर जो भी फ्रीडम्स मिली होती हैं वो इनऑपरेटिव हो जाती हैं. प्रेसिडेंट चाहे तो अदर फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकता है, बट आर्टिकल 20 एंड 21 के अंदर जो हमें राइट मिले हुए हैं उनके साथ किसी भी टाइप का सस्पेंशन नहीं होगा. Under President rule, the President acquire extraordinary powers with the governor on her behalf administering the state with assistance for the chief secretary or advisors appointed by the President. President rule के अंदर President को extraordinary power मिल जाती है, गवर्नर के साथ वो वर्क करता है. It means गवर्नर ही President के बिहाफ में वर्क करता है और स्टेट के अंदर चीफ सेक्रेटरी के साथ मिलकर वर्क करना होता है. Additionally, Article 357 allow Parliament to confer legislative powers on the President and authorize delegation to another authority while also giving the President power to sanction expenditure from the state consolidated fund. स्टेट के consolidated fund से सारे expenditure प्रेसिडेंट के द्वारा कराए जाते हैं. How often President rule has been imposed? प्रेसिडेंट रूल कब कब किस स्टेट के अंदर इम्पोज किया गया है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होप इट वुड रिमेन अ डेड लेटर. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लगता था कि प्रेसिडेंट रूल का जो प्रोविजन है डेड लेटर के तौर पर पड़ा रहेगा. 134 टाइम्स अक्रॉस 29 स्टेट एंड यूटीज. अभी तक अबाउट 29 स्टेट एंड यूटीज के अंदर अबाउट 134 टाइम प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा चुका है. President has been imposed nearly 134 times across 29 states and UTs since the Constitution took effect in 1950, reflecting its dual role as both a crisis management tool and a politically contentious measures. कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग से लेकर यानी 1950 से लेकर अब तक इंडिया के 29 स्टेट एंड यूटीज के अंदर अबाउट 134 टाइम प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा चुका है और ये कहीं ना कहीं शो करता है कि क्राइसिस मैनेजमेंट टूल के तौर पर एंड पॉलिटिकल कंटेंटियस मेजर के तौर पर प्रेसिडेंट रूल के प्रोविजन को यूज किया जा रहा है. पंजाब द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 356 अकर्ड इन 1951 इन पंजाब. पहली बार प्रेसिडेंट रूल के प्रोविजन का जो यूज किया गया वो 1951 में पंजाब के अंदर किया गया था. मणिपुर इज टाइड विद यूपी फॉर द मोस्ट फ्रीक्वेंट इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल. मणिपुर और यूपी ऐसे स्टेट हैं जहां पर मोस्ट फ्रीक्वेंट टाइम प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा चुका है. इट मींस 10 टाइम दोनों स्टेट के अंदर किया जा चुका है, बट मणिपुर के अंदर अब ये 11 टाइम हो चुका है. लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर लास्टेड 2 years एंड 157 days. मणिपुर के अंदर लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड के लिए जो प्रेसिडेंट रूल रहा है 1969 से 72 तक कंटिन्यू रहा है अबाउट 2 years and 57 days तक के लिए. जम्मू एंड कश्मीर होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट क्यूमुलेटिव ड्यूरेशन over 12 years due to militancy and separatist movement followed by Punjab and Puducherry. जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लॉन्गेस्ट क्यूमुलेटिव ड्यूरेशन के लिए प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया है. अबाउट 12 ईयर प्रेसिडेंट रूल आ रहा है. वहीं पंजाब के अंदर 10 ईयर तक लगभग
प्रेसिडेंट रूल रहा है, उसके बाद पुडुचेरी 7 ईयर तक रहा है। व्हाट आर द सुप्रीम कोर्ट सेड अबाउट द यूज एंड मिसयूज ऑफ प्रेसिडेंट रूल? प्रेसिडेंट रूल के यूज एंड मिसयूज से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का क्या गाइडलाइन रहा है? इन द लैंडमार्क एसआर बोमे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रेसिडेंट्स पावर अंडर आर्टिकल 356 इज कंडीशनल, नॉट एब्सोल्यूट, एंड दैट एनी प्रोक्लेमेशन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आर्टिकल 356 के अंदर जो प्रेसिडेंट की पावर से रिलेटेड कंडीशन है वो कंडीशनल है, वो एब्सोल्यूट नहीं है, एंड जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट है। अगर किसी स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है तो जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट हो सकता है। बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स कैन स्ट्राइक इट डाउन इफ फाउंड मालाफाइड्स और बेस्ड ऑन इरेलीवेंट और एक्सट्रेनियस ग्राउंड्स। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर प्रेसिडेंट रूल का ग्राउंड इरेलीवेंट है या एक्सट्रेनियस ग्राउंड उसका रहा है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट रूल को स्ट्राइक डाउन कर सकती है। The top court further clarified that the president cannot dissolve the assembly without parliament's approval and that the center must first issue a warning notice to the hearing state seeking an explanation. टॉप कोर्ट ने कहा, ये क्लैरिफाइड किया कि प्रेसिडेंट विदाउट पार्लियामेंट के अप्रूवल किसी भी स्टेट असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता। Once proclamation, the state government has to go as two government in one sphere is impermissible. Moreover, the Supreme Court clarified that president rule must be invoked only for breakdown of constitutional machinery, distinct from ordinary law and order failure and never for political gain. सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाइड किया कि प्रेसिडेंट रूल जो इन्वोक होना चाहिए वो ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के ब्रेकडाउन के केस में होना चाहिए, पॉलिटिकल गेन के लिए कभी भी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज नहीं करना चाहिए। This is PYQ related to this article.